नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका नेट जेआरएफ के लिए और अन्य जो विधिक एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस मामले में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित होता है? आपको बता दें कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो दिए होते हैं। आपको अनुच्छेद 228 देगा, अनुच्छेद 229, 30, 31 इस टाइप से आपको अनुच्छेद दिए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 228 जो है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 228 है, उसके अनुसार यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि जो उसके अधीनस्थ जो किसी भी न्यायालय में लंबित मामले हैं वे इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का जो सारवान है या प्रश्न है वे अंतर्वलित है, जिसका जो अवधारण का मामला है उसके निपटारे के लिए यह आवश्यक है, तो उस मामले को अपने पास वो मांग सकता है। वह मामले को स्वयं निपटारा कर सकता है, वह जो है विधि का अवधारण कर सकता है, यानी कि मामले को प्रश्न का निर्णय जो है लेने के लिए वह जिस न्यायालय से मांगा गया है वहाँ पर भेज सकता है और ऐसे जो निर्णय हैं उसके अनुरूप जो है वह निपटारे के लिए आगे की कार्रवाई भी कर सकता है। आगे की कार्रवाई कैसे करेगा? अनुच्छेद 29 के अनुसार उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक और से संबंधित जो व्यय है उसके अनुसार। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ या राज्य क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करके। इस तरह से वे उच्च न्यायालय को अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको लिखेगा? भारत के राष्ट्रपति हर पेपर में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्याग पत्र की, कि अगर उनको त्याग पत्र देना होगा तो वे किसको त्याग पत्र देंगे? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) में राष्ट्रपति जो है वे अपने पद ग्रहण की तारीख से लेकर के, जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया है उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण कर सकेंगे। परंतु यदि राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित जो है वे अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है वे अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट जो है उनको अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होगा? इस टाइप का क्वेश्चन केवल अनुच्छेद 23 के लिए ही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग जो है क्वेश्चंस पे भी बन सकते हैं, अलग अलग अनुच्छेद में भी बन सकते हैं। तो जब आप अनुच्छेद को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस अनुच्छेद में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। जैसे हमने यहाँ बात की अनुच्छेद 23 की, तो अनुच्छेद 23 में निम्न में से कौन सा नहीं है? नस्ल का उपयोग है कि नहीं है, धर्म का उपयोग है कि नहीं है, लिंग का है कि नहीं है, जाति का है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें अनुच्छेद 23 पढ़ना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 23(2) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के लिए निवारित नहीं करेगी, ऐसी सेवा अधिरोपित करने में जो राज्य है वह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या फिर इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ये चीज़ में
दिया गया है। तो आपको डिफिनेशंस भी पता होना चाहिए कि इस अनुच्छेद में क्या है, ये पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो आपको अब पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 एक के अनुसार राष्ट्रपति अथवा राज्य का जो राज्यपाल होता है या फिर जो राज्य प्रमुख होता है वह अपने पद की शक्तियों के पालन के लिए या फिर उन शक्तियों के प्रयोग के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा या फिर अपने द्वारा लिए जाने के लिए तत्पारित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे या फिर कोई भी न्यायालय उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जो कार्य जो है राष्ट्रपति ने किया है, राज्यपाल ने किया है या फिर राज्य प्रमुख ने किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ये कहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, ये सब जो है नागरिक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। अर्थात जो ये मूल अधिकार हैं वे केवल नागरिकों को उपलब्ध है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कहीं किसी में केवल अनुच्छेद 15 दिया हो, किसी में 16 दिया हो, किसी में 19 दिया हो, बाकी अन्य अनुच्छेद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 याद रखने का तरीका देखिए, लास्ट में सब विषम संख्याएं हैं, सॉरी विषम नहीं है, 16 भी है, तो ऐसे सीरियल वाइज याद कर लीजिए आप। 15, 16, 19 और 29, 15, 16 साथ में, 19 और 29 ले लीजिए। इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ है और ये केवल नागरिकों को उपलब्ध है। देखिए, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि वहाँ का पेपर पैटर्न क्या है। परंतु अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लॉ रिलेटेड, तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा सीआरपीसी, पूरा सीपीसी ये पॉइंट वाइज रटा होना चाहिए। क्योंकि अभी राजस्थान जेएलओ का पेपर हुआ था, उसमें ऑर्डर नंबर तक पूछा गया था। ऑर्डर नंबर आपके अंदर का आपने कितना भी पढ़ लिया है, परंतु आपको ये नहीं पता है कि कौन से ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं, तो आप वहाँ नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, परंतु आपको सीरियल वाइज किस में कितने सेक्शंस हैं, कितने अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, तो उसमें ऑर्डर्स कितने हैं, सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्डर हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधि वृत्ति लीगल प्रोफेशन वे किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में जो है वहाँ विधि वृत्ति यानी कि लीगल प्रोफेशन को बताया गया है। कहाँ पर? 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में, 7वीं अनुसूची के कॉन्करेंट 7 शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में जो है लीगल प्रोफेशन को बताया गया है। जो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। कौन से संविधान संशोधन में? तो ये इसमें जो है प्रश्न कि कौन से संविधान संशोधन में जो है वे आयु जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आपको बता दें ये 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसमें वयस्क जो मताधिकार है उसकी आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके लिए कमिटी भी बनी हुई थी और ये सब ध्यान में रख के किया गया था। सॉरी, ठंडी आ रही है
और सुबह का टाइम है तो थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। और सॉरी, जब मुझे नींद आएगी तो आप लोगों को क्या होगा, बट एग्ज़ाम है तो पढ़ना है और सिलेबस पूरा प्रिपेयर करना है। तो नींद को दूर भगाइए और सारे सिलेबस को फटाफट रिवाइज कीजिए। फिर शाम तक हम आपको यूजीसी नेट का जूरिस्प्रूडेंस का पूरा कोर्स, कैसे क्या पैटर्न है, कैसे, वो वीडियो 1-1.5 घंटे की होगी लमसम, बट उसी 1-1.5 घंटे में आपको पूरा जूरिस्प्रूडेंस हम रिवाइज कराएंगे, फिर से रिवाइज कराएंगे। और जो यूजीसी नेट लेवल का होगा, ऐसा नहीं है कि वो अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का कोर्स थोड़ी बदल जाएगा। बट हम ये ध्यान में रख के उसको रिवाइज कराएंगे कि यूजीसी नेट के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर तो आपको 14 तारीख का है शायद, तो 14 तारीख अब टाइम नहीं रह गया। अगर हम रिवाइज करने बैठे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट जो है 2 से 3 दिन रिवाइज करने के टाइम है, और लास्ट 3 दिन तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रख के हम लोग को रिवाइज करना है। फिलहाल अभी कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो ये अनुच्छेद 224 में बताया गया है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण उसके कार्य की जो बकाया है उसके कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, तो वह जो है, जो अर्हित व्यक्ति हैं, उसको 2 वर्ष से अनाधिक की ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। यानी कि किसी का कार्यकाल मान लीजिए 5 वर्ष है, तो उसको वे 2 वर्ष तक बढ़ा सकता है। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है कि एडिशनल जज का जो है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट इज, तो आपको 2 इयर्स लिखना है। कृषि आय, कृषि आय से भिन्न आय पर कर जो है वे संबंधित है किस सूची से? तो आपको बता दें कि प्रविष्टि संख्या 82 में दिया गया है कि कृषि आय से जो भिन्न कर हैं उसको सूचीबद्ध किया गया है। वे 7वीं अनुसूची में कॉन्करेंट लिस्ट में, जहाँ पर लीगल प्रोफेशन था वहीं पर इसको भी किया गया है। कोरिलेट करिए, है ना, कहाँ से क्या कोरिलेट हो रहा है उसको कोरिलेट करिए, याद करने में आसानी होगी, वरना तो हम पढ़ते हैं और 2 मिनट में भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं कोरिलेट करके चलेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगा। जो तारकुंडे हैं, तारकुंडे समिति है, वह किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, जो तारकुंडे समिति का गठन हुआ था वह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव से संबंधित था। हालांकि इस समिति के सिफारिश के बाद ही जो है मताधिकार की आयु, वयस्क मताधिकार की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? अक्सर ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का भाग जो 17 है, यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, वह राजभाषा से संबंधित है। और जो इसमें 15 निर्वाचन भाग 16 के कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, जो कि भाग 18 में आपात उपबंध के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, और कुछ उपबंध इसके भाग 18 में भी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, 17 दिया है, 18 दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। हालांकि नॉर्मली इसका आंसर 17 ही होगा, भाग 17 ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, देखिए समवर्ती सूची के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि समवर्ती सूची से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है? तो आपको बता दें कि 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में न्यास और न्यासी को सूचीबद्ध किया गया है।
उसके बाद निगम कर, सूची निगम कर, गैस, संक्रम, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब जो राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 और 6 है उसमें सूचीबद्ध किया गया है। देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस ऑब्जेक्टिव से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं, बट आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस टाइप से पढ़ना है। आप अनुच्छेद पूरा लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उसमें से आप क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। निम्न में से कौन सी रिट जो है वो लोक निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोक निकाय है उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय ने, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय ने 5 प्रकार की रिट जारी की है। हम रिट ही बता देते हैं आपको पांचों, क्योंकि इस पांचों से क्वेश्चन बहुत ही आता है। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबस कार्पस आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के द्वारा विधि विरुद्ध गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और हम सबको पता है कि मजिस्ट्रेट के पास इसको पेश किया जाएगा, नहीं पेश किया, उसको 24 घंटे से ज़्यादा जेल में ही बंद रखा, या फिर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के जो नियम है उनका पालन नहीं किया, तो ये इस प्रकार का रिट जारी हो सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है परमादेश। परमादेश यह रिट जो है लोक सेवक प्राधिकारी के विरुद्ध जो है इस ऐसे से जारी किया जा सकता है कि विधि द्वारा अधिरोपित अपने लोक कर्तव्यों का पालन वह नहीं कर रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, अगर वे अपना कार्य, उनका जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है। प्रतिषेध, यह रिट किसी कार्य विशेष को करने से रोकने हेतु जारी कर सकती है। कोई न्यायालय है जो है उनका क्षेत्राधिकार है, वे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हैं, या कोई जो है निकाय है वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए यह जो है प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश या निर्णय की वैधता की परीक्षण करने हेतु जारी किया जा सकता है। इसमें ये रिट जारी किया जा सकता है कि भाई आप अपने अधीनस्थ से आप पूछ सकते हैं, ये कार्य आपको दिया गया था, सौंपा गया था, कितना किए तो कैसे किए, या आप किस प्रकार से करें, इस सब कार्यों के लिए यह रिट जारी किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो किसी लोक पद को बिना अधिकार के धारण किए हुए हैं। उनका अधिकार नहीं था कि वो ये पद धारण करें, लेकिन फिर भी वो ये पद धारण किए हैं, तो वहाँ पर अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से आप यहाँ पर बैठे हो, ये रिट जारी किया जा सकता है। देखिए कोरिलेट कर रहे हैं, शब्दों पे मत जाइएगा, हालांकि हम उचित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वह विधिपूर्ण ही हो, परंतु हम आपके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वर्ड टू वर्ड हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस आपको समझ में आ जाए आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वह बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करी है? ये आपको सबको पता है कि अनुच्छेद 25 में जो है सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक मिलता है। यह अनुच्छेद 25 में मिलता है। शिक्षा जो संस्था है उसकी स्थापना, उसका प्रशासन करने का जो अधिकार है वह 30 अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 1, अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 2, अनुच्छेद 29 सबसेक्शन 1 में मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। कितने समय में एक गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जा सकता है? आप सबको पता है
अनुच्छेद 22 सबसेक्शन 2 के अनुसार 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के पास सौंपना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, ट्विस्ट देखिएगा, क्योंकि ये सबको पता होता है कि 24 घंटा के बाद मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना होता है अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो, लेकिन किस अनुच्छेद में आता है ये तो नहीं पता है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 22 सबसेक्शन 2 में आता है, क्योंकि ये जो घिसा पिटा क्वेश्चन है कि कितने घंटे में जो है गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, अब तो ये सबको पता हो गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सुधार की आवश्यकता लग रही हो तो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।